हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स हमसफ़र। क्योंकि फ्रेंड्स, जॉब ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होगा वह बीपीएससी ओरिएंटेड यह टॉपिक होगा, जिसका इम्पोर्टेंस पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों में क्यूमुलेटिव होगा। तो इस टॉपिक को हम लोग काफ़ी अच्छे से करेंगे और यह टॉपिक है जिसे नेट पे या फिर यूट्यूब पे ही किसी और लोगों के द्वारा उतने अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है जितना इसे पढ़ाया जा सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे पटना कलम के सारे एस्पेक्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। तो फ्रेंड्स, ये है आपके सामने पटना कलम का सारा जो कंपोनेंट मैं जो आज कराऊंगा आपको सारा का। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे पटना कलम के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके बाद पटना कलम के जो इम्पोर्टेंट पेंटर थे और उनके प्लेसेस, कि पटना पेंटिंग्स जो है, पटना कलम है, वह कौन कौन से स्थानों पर फ्लोरिश किया, फला फूला, और उनके पेंटर्स कौन कौन हैं। तो ये पीटी में भी पूछा जा सकता है और इस फैक्ट को आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो बनाया हूँ वह क्यूमुलेटिव पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों को जोड़ करके बनाया हूँ। इसके बाद दोस्त, हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पटना कलम, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि पटना कलम की विशेषता को बताइए। तो फीचर को भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स, कि पटना कलम के वो चर्चित पेंटिंग्स जिसने पटना कलम की शान शौकत को बढ़ा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके ग्लिम्प्स को बढ़ा दिया, वो भी चीज़ देखेंगे हम लोग। इसके बाद देखेंगे इसका उपयोगिता, यूजफुलनेस, कि पटना कलम का उस वक्त क्या इसका उपयोगिता था और वर्तमान में क्या इसका उपयोगिता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिक्लाइंड, यानी पटना कलम के जो अवसान के कारण थे, आखिर पटना कलम क्यों डिक्लाइन कर गया, उसके कारण पर भी चर्चा करेंगे और इसका चर्चा होना भी ज़रूरी है इस पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखेंगे रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कि आखिर गवर्नमेंट ने वर्तमान में क्या की है पटना कलम को रिवाइव करने के लिए, उसके बारे में भी देखेंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग एक सुंदर सा कंक्लूजन भी लिख देंगे। इससे पटना कलम का एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पटना कलम का इंट्रोडक्शन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अभी मेंस के बारे में लड़का लोग नहीं जानते हैं, जो स्टूडेंट लोग नहीं जानते हैं, या जो अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं, उनको मैं बता दूं कि यह मेंस में पूछा जाता है जीएस पेपर 1 में। जो हिस्ट्री का सेक्शन है जीएस पेपर 1 में, उसमें आर्ट एंड कल्चर में पटना कलम को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। पटना कलम, तो पटना कलम को प्रोबेबली, यानी संभवतः, मतलब ऐसा कंप्लीटली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रोबेबली इसको फर्स्ट इंडिजीनियस पेंटिंग कहा जाता है। और इंडिजीनियस पेंटिंग क्या होता है? इंडिजीनियस पेंटिंग होता है देसी पेंटिंग, जो सामान्य जनजीवन का चित्रण करता है। तो यह संसार का, वर्ल्ड का पहला, मतलब कि संभवतः एक ऐसा पेंटिंग है जो सामान्य जनजीवन की चर्चा करता है। तो मैंने इंट्रो में डाल दिया पहला लाइन। दूसरा लाइन डालेंगे हम कि पटना कलम फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग मिड ऑफ 18th सेंचुरी टू मिड ऑफ 20th सेंचुरी, यानी पटना कलम का जो फ्लोरिश का जो काल है, फैलाव का जो काल है, वह 18वीं सदी के मध्य से लेकर के 20वीं सदी के मध्य तक है। तो मैं इंट्रो में इसका टाइम भी दे दिया। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स कि आर्टिस्ट वेयर डिस्करेज ड्यूरिंग औरंगजेब रिजीम। जब औरंगजेब का शासनकाल था तो उस वक्त जो पेंटर्स थे उन लोगों को डिस्करेज किया गया। ठीक है, जो राजकीय संरक्षण मिलती थी मुगलों के द्वारा पेंटर्स को, वो मिलना बंद हो गया औरंगजेब के बाद। इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे जो पेंटर्स थे मुगल काल के, वो देश के कई भागों में माइग्रेट कर गए। तो उसमें सेवक राम भी थे। तो सेवक राम माइग्रेटेड टू पटना, वो सेवक राम थे, पटना आ गए और यहाँ पर उन्होंने फ्लोरिश किया द सब स्कूल ऑफ मुगल पेंटिंग इज एल्सो नोन एज पटना कलम। यानी उन्होंने क्या फ्लोरिश किया? पटना कलम को फ्लोरिश किया। देखिए यहाँ पे हम क्या चालाकी किए हैं कि पटना कलम का एक और क्या नाम है वो आप डाल सकते हैं कि सब स्कूल ऑफ मुगल पेंटिंग। तो यहाँ पे इंट्रो में क्या क्या आना चाहिए? पहला चीज़ आना चाहिए फ्रेंड्स कि प्रोबेबली फर्स्ट इंडिजीनियस पेंटिंग ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा डालना है आपको कि फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग मिड ऑफ 18th सेंचुरी टू, यहाँ पे टू कर दीजिएगा, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, टू मिड ऑफ 20th सेंचुरी।
इसके बाद डालेंगे कि आर्टिस्ट वे डिस्करेज ड्यूरिंग औरंगजेब रिजीम, तो वो डिस्करेज होते हैं। इसके बाद उसमें से एक हैं जो बहुत सारे लोग भारत के कई भागों में जाते हैं, उनमें से एक हैं सेवक राम जो पटना की ओर आ जाते हैं और पटना कलम की स्थापना करते हैं। इतना आपको इंटरव्यू में डाल देना है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पेंटर्स एंड प्लेसेस। तो मैं बता दूं कि ये फैक्ट आपको मेंस के आंसर लिखने में मसाला का काम करेगा, लेकिन ये जो मैं फैक्ट जो अभी बताने जा रहा हूँ वो फैक्ट पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट पेंटर्स थे पटना कलम के 18वीं सदी के, तो 18वीं सदी के जो इम्पोर्टेंट पेंटर्स थे वे थे सेवक राम, हुलास लाल। वहीं पे बात की जाए 19वीं सदी की 19th सेंचुरी की, तो जो इम्पोर्टेंट पेंटर्स थे वे थे माधव लाल, महादेव लाल और शिवदयाल और यमुना प्रसाद। यानी कि 19वीं शताब्दी के जो 19th सेंचुरी थी उसके जो इम्पोर्टेंट पेंटर्स थे वे थे महादेव लाल, माधव लाल, शिवलाल और यमुना प्रसाद। सिमिलरली 20th सेंचुरी जो 20वीं शताब्दी है उसमें जो इम्पोर्टेंट पेंटर्स थे वे थे राधा राम, मोहन बाबू और ईश्वरी प्रसाद। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि पटना कलम के सबसे लास्ट पेंटर कौन थे, तो ईश्वरी प्रसाद थे। तो ये भी आपको याद करना है। और पहला पेंटर थे सेवक राम। ये दोनों फैक्ट पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ पटना कलम, यानी कि पटना कलम कौन कौन से प्लेस पर फ्लोरिश किया। तो पटना कलम आई थी सेवक राम जी के द्वारा पटना में शुरू में। आप वहाँ पे यदि आप मेंस लिख रहे हैं तो बिहार का मैप लगा करके आप इसे डाल सकते हैं, पटना को दिखा सकते हैं। पटना वाला रीजन हो गया। तो ये जो इसका रीजन था पटना था, दानापुर था, आरा था, दीवान मोहल्ला था और मचरहट्टा था। तो 5 प्लेस को आप शो कर सकते हैं मैप पर कि आप देख लीजिएगा कि इजेक्ट आप आरा को शो कर दीजिएगा, उसी तरह से आप दानापुर को शो कर दीजिएगा और पटना को शो कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दीवान मोहल्ला और मचरहट्टा। यानी ये 5 ऐसे प्लेस है जहाँ पे पटना पेंटिंग का फ्लोरिशमेंट हुआ, यानी कि फला फूला। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ इंक्लूड करना है। मैं फिर से बोल देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है पटना, दानापुर, आरा, दीवान मोहल्ला, मचरहट्टा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पटना और उसके जो नज़दीक के जो रीजन है उन्हीं में पटना कलम का फैलाव था, एक्सपेंशन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फीचर ऑफ पटना कलम, काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए फीचर ऑफ पटना कलम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग कहने का मतलब होता है लघु चित्र। देखिए पटना कलम में जो चित्र बनाए जाते थे लघु चित्र बनाए जाते थे, और वो किस पे बनाए जाते थे, फिर स्टेबिलिटी के लिए क्या किया गया, सब हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा फीचर देखेंगे फ्रेंड्स वो देखेंगे सिलेंडर पेंटिंग्स एंड कलरिंग मेथड। जो पेंटिंग का जो मेथड था, जो हाव भाव था, वो मेनली फोकस किया जाता था चेहरा पे, बाकी जो अदर बॉडी पार्ट पे उतना फोकस पटना कलम में, पटना पेंटिंग में नहीं किया जाता था। तो भी इसका एक खासियत है। और कलरिंग मेथड का भी खासियत इसका है, वो भी देखेंगे कि कोई भी स्केच जब बनती है तो पहले लोग स्केचिंग उसका ड्रॉ करते हैं, स्केचिंग के बाद उसमें पेंटिंग करते हैं। लेकिन इसका खासियत क्या था कि स्केचिंग और पेंटिंग यानी स्केचिंग और कलरिंग दोनों एक साथ होता था, तो वो भी देखेंगे। इसके बाद देखेंगे लेस यूज ऑफ बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड है उसमें उसका बहुत कम इस्तेमाल होता था, आखिर इसके पीछे क्या कारण था सारा कुछ कवर करेंगे। इसके बाद देखेंगे इंडिजीनियस पेंटिंग, यानी कि इसमें जो चर्चा हुआ है कॉमन लाइफ सीन का चर्चा हुआ है। जैसे देखेंगे हम लोग कि फिश सेलिंग वुमेन को देखेंगे, प्लाउजिंग फील्ड फार्मर को देखेंगे, उसी से कोबलर को देखेंगे, हम लोग ब्लैक स्मिथ को देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कॉमन लाइफ सीन को दर्शाता है, ये भी इसका एक खासियत है। इसके बाद डिफर फ्रॉम मुगल पेंटिंग, कैसे यह मुगल के पेंटिंग से डिफर है, यह भी एक इसका विशेषता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सिलेक्शन ऑफ कलर एंड ब्रशेस। तो पटना कलम इस बात में भी खास थी कि जो इसका कलर जो यूज किए जाते थे वो अपने आप में एक नेचुरल कलर होते थे, और वो कैसे प्राप्त किए जाते थे वो भी अपने आप में खास है, वो हम लोग देखेंगे सारा डिस्कशन में आगे वाले स्लाइड में। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कि ब्रशेस के बारे में देखेंगे कि पटना कलम में कैसे किस किस तरह के ब्रश यूज किए जाते थे। फॉर क्वांटिटेटिव वर्क के लिए अलग ब्रश, फॉर क्वालिटेटिव वर्क के लिए अलग ब्रश, सारा कुछ देखेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिनिएचर पेंटिंग। देखिए मिनिएचर पेंटिंग कहने का मतलब हुआ लघु चित्र।
अब देखिए लघु चित्र जो बनाए जाते थे पटना कलम में, वो बनाए जाते थे मोस्ट ऑफ देम ऑन पेपर, यानी कि वो कागज़ पे बनाए जाते थे। कागज़ पे तो बनाए जाते थे, लेकिन कुछ कुछ पेंटिंग्स उसका है पटना कलम का, वो हाथी के दांत पे यानी आइवरी, हाथी के दांत पे भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो आइवरी का मतलब होता है हाथी के दांत पे। लेकिन जैसे जैसे पटना कलम का एक्सपेंशन हुआ, लोग कहीं ना कहीं जो पेंटिंग होते थे वो कागज़ पे बने होते थे, पेपर पे बने होते थे, उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता था, या फिर हो सके तो उस पर पानी गिर जाए, या फिर एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस के कारण, जैसे उसमें कुछ मॉइस्चर्स होते हैं, उनके कारण वो पेंटिंग खराब हो जाते थे। इस चलते फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ पेंटिंग, जो जो पेंटर्स हैं, जो अपने पेंटिंग को स्टेबिलिटी देने के लिए हैं, जो वह स्टार्ट कर दिए पेंटिंग बनाना लेदर, चमड़े पे, मेटल्स पे, ग्लास पे। तो आप इसका भी चर्चा कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि मिनिएचर पेंटिंग में आपको ये सारे चीज़ लिखना है कि देखिए मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है स्मॉल पेंटिंग अपने आप में। ठीक है, और यह पेंटिंग मेनली किया जाता था, वो किया जाता था पेपर्स पे और हाथी के दांत पे, ठीक है, आइवरी पे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद फॉर द स्टेबिलिटी, क्योंकि क्यों स्टेबिलिटी, क्योंकि कुछ वेदर फेनोमेना था, साथ ही साथ मान लीजिए आप घर पे पेंटिंग लगा हुआ है, कोई पानी भी उस पर छिट दिया तो क्या होता था, पेंटिंग खराब हो जाता था। इसलिए फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ पेंटिंग एंड टू इन्हेंस द लाइफ स्पैन ऑफ पेंटिंग, जो पटना कलम में है जो पेंटिंग स्टार्ट हुआ चमड़े पर, मेटल पे, ग्लास पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बता दिया कि मिनिएचर पेंटिंग का क्या खासियत था, इसमें क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे सिलेंडर पेंटिंग्स एंड कलरिंग मेथड। ठीक है, सिलेंडर पेंटिंग्स का मतलब होता है कि जो कोई मानव है, ठीक है फ्रेंड्स, तो मानव का बाकी जो उनका बॉडी ऑर्गन है उस पर कोई ज़्यादा अहमियत न देना, सिर्फ अहमियत देना उसके फेस पे, उसके फेस को ब्यूटीफाई करना। तो पटना कलम का एक खास बात थी कि मनुष्य के फेस को ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रहा था, ज़्यादा जो पेंटर थे उसको ज़्यादा उस पर इम्फेसिस करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लिख दीजिए कि मेन फोकस बाय टू ब्यूटीफाई फेस, यानी फेस को ज़्यादा ब्यूटीफाई करना इसका मेन फोकस था। जैसे आप देख सकते हैं हेवी आईब्रो, यानी जो भौएँ होती है उसको भारी बनाया जाता था। साथ ही साथ शार्प नोज, जो नाकें होती थी उसको पतली बनाई जाती थी। और बिग माउस्टैच, जो मूछें होती थी, जो भी पेंटिंग होते थे वह, यदि मेन का जो पेंटिंग था उसमें मूछें तगड़ी बनाई जाती थी, काफ़ी बड़ी बनाई जाती थी। तो ये इसका हो गया खासियत सिलेंडर पेंटिंग्स का मतलब ये हुआ। अब देखिए हम देखेंगे कलरिंग मेथड। देखिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो पटना कलम का जो कलरिंग मेथड था, यानी कि रंग भरने की विधि, तो नॉर्मली आज भी पेंटर को आप देखते होंगे सबसे पहले वह पेंसिल से एक स्केच खींच लेता है, इसके बाद उसमें कलरिंग करता है। लेकिन पटना कलम के जो पेंटर्स थे इतने दक्ष थे, इतने स्किल्ड थे कि कलरिंग और स्केचिंग दोनों साथ में कर लेते थे। तो दिस पेंटिंग वे आर डायरेक्टली मेड बाय ब्रश, सीधे ब्रश से बनाए जाते थे, विदाउट यूजिंग पेंसिल टू डिलिनिएट, बिना पेंसिल का इस्तेमाल किए हुए, उसको डिलिनिएट किए हुए, बिना उसका स्केचिंग किए हुए। ठीक है फ्रेंड, तो आप ये दो चीज़ डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लेस यूज ऑफ बैकग्राउंड। जो पटना कलम, जो पटना पेंटिंग्स है उसमें जो उसके पेंटिंग में बैकग्राउंड का बहुत ही कम ही उपयोग हुआ है, लेस यूज हुआ है। आखिर इसके पीछे क्या कारण था? तो द पेंटर्स यूज लेस बैकग्राउंड टू मेक पेंटिंग चीपर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पटना कलम था, जैसे आप देख सकते हैं मौर्यन आर्ट, तो मौर्यन आर्ट इज पैटर्न्ड बाय कोर्ट और किंग्स। जैसे उसमें अशोका के जो ग्रैंड सन था दशरथ, उन्होंने भी काफ़ी बढ़ावा दिया था मौर्यन आर्ट को। उसी तरह से पाला आर्ट में भी जो जो पाला रूलर थे वो काफ़ी, मतलब कि राजकीय संरक्षण उन लोगों को मिल रहा था। ठीक है, लेकिन पटना कलम का है जो कोई राजकीय संरक्षण नहीं मिला था, वह मतलब आम पब्लिक के द्वारा इसका संरक्षण दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये पेंटिंग जो बिकते बेचे जाते वो आम पब्लिक को ही दिए जाते। तो आम पब्लिक कब इसे खरीदेंगे? जब उसका प्राइस कम होगा। इस चलते ऐसा किया जाता था कि पेंटिंग का जो इनपुट कॉस्ट है वह कम हो, तभी तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वह कम होगा। तो मेन फोकस इसका यही था। चलिए नेक्स्ट है कि मोस्टली यूज ओवरफ्लोइंग रिवर। देखिए, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल मतलब कि बैकग्राउंड का यूज नहीं करते थे, बैकग्राउंड का यूज करते थे, लेकिन उसमें क्या करते थे कि बहती हुई नदी बना देते थे, या फिर कुछ गार्डन का सीन बना देते थे, और साथ ही साथ हो सके तो कहीं पे कर्टेन, पर्दा जैसा वहाँ पे बैकग्राउंड में
पेंटिंग्स कर देते थे या फिर दरवाज़ा बना देते थे। तो मेन खासियत क्या था, आखिर लेस यूज ऑफ बैकग्राउंड का। और ऐसा नहीं है कि टोटली बैकग्राउंड नहीं होता था, बैकग्राउंड होते थे, लेकिन ये बैकग्राउंड में क्या क्या होते थे, ओवरफ्लोइंग रिवर होते थे, गार्डन सीन होते थे, दरवाजे होते थे, कर्टेन होते थे। तो ये चीज़ आपको लिख देना है। देखिए फिर देखिए इंडिजीनियस पेंटिंग। देखिए इंडिजीनियस पेंटिंग में बार बार कह रहा हूँ क्या है, ये सबसे खासियत है, क्योंकि मैंने इंट्रो में डाला था प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट इंडिजीनियस पेंटिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको विशेषता में भी तो डालना ही डालना है। तो इंडिजीनियस पेंटिंग का मतलब होता है देसी पेंटिंग, और वह सामान्य जनजीवन का पेंटिंग, यानी कॉमन लाइफ सीन का पेंटिंग। तो आप देख सकते हैं कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पटना कलम, पटना कलम का सबसे महत्वपूर्ण फीचर है यह। इसके बाद विच डिपिक्ट्स द कॉमन लाइफ सीन, यह क्या करता है कि सामान्य जनजीवन के चित्रों का डिपिक्शन करता है, उसको प्रदर्शित करता है, उसको आरेखित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे फिश सेलिंग वुमेन, मछली बेचती औरत, जैसे आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यह पेंटिंग में मछली बेच रही है या एक औरत उसे दिखाया गया है। उसी तरह से प्लाउजिंग फील्ड किसान, हल जोतता किसान, साथ ही साथ कोबलर, गोल्ड स्मिथ, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे देखिए यहाँ पे पटना कलम कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो उस समय जो हमारा 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 20वीं शताब्दी के मध्य तक जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वह एक्का गाड़ी था। आप देख सकते हैं कैसे लोग घोड़े गाड़ी से जा रहे हैं। साथ ही साथ फेस्टिवल के बारे में भी बताता है। बहुत सारे पटना पेंटिंग्स के जो पेंटिंग्स मिले हैं, पटना कलम के जो पेंटिंग्स मिले हैं, उनमें कई सारे फोटो में होली का फोटो बनाया हुआ है, कई सारे में दिवाली का, तो कई सारे जो पेंटिंग्स ऐसे मिले जिसमें ईद का फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए दिखाया गया है। तो यह है जो इंडिजीनियस पेंटिंग है, जो कॉमन लाइफ ऑफ सीन को दर्शाता है। और आप कुछ एग्जांपल दे दीजिएगा कि आखिर कैसे कॉमन लाइफ ऑफ सीन को दर्शाता है, तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका 5वां फीचर है फ्रेंड्स, डिफर फ्रॉम मुगल पेंटिंग। यह मुगल पेंटिंग से डिफर था। देखिए आखिर सेवक राम तो थे ही, वह मुगल का जो पेंटिंग था उसके ही यह पेंटर थे, लेकिन फिर भी पटना कलम है जो मुगल पेंटिंग से डिफर था कई मायनों में। सबसे पहला जो मायने था, नॉट पैट्रॉन्ड बाई किंग और कोर्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पटना कलम है जो राजकीय संरक्षण से, यह है जो इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था, यह है जो आम में जो समाज, जो लोकल समाज है उनके द्वारा यह संरक्षित था। तो पहला मायने में था कि मुगल पेंटिंग कहाँ था, तो राजकीय संरक्षण उसको मिलता था मुगल पेंटिंग, जो कि पटना कलम को राजकीय संरक्षण नहीं मिला था। तो इसमें डिफर है। सेकंड है फ्रेंड्स, कॉमन लाइफ सीन। देखिए पटना कलम में जो सीन बनाया गया है वो कॉमन लाइफ सीन है, जबकि मुगल पेंटिंग में कॉमन लाइफ सीन नहीं है। उसमें देखते होंगे मुगल पेंटिंग में कि जो अंदर आपके कोर्ट का जो राजा का मतलब कि महल है, उन्हीं सारे फोटो को बनाया जाता था, रानी को बनाया जाता था, राजा को बनाया जाता था, उनके ग्लैमरस जो जिंदगी होती थी उनको है जो पेंटिंग्स पे उकेरा जाता था। लेकिन पटना कलम बिल्कुल इन सारी चीज़ों से हटा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मोर क्वालिटेटिव इन इट्स लिवलीनेस। देखिए जो भी मुगल पेंटिंग थे, वो जो उसके पेंटर्स थे, वो काफ़ी कोई भी फोटो को मतलब इतने सजा देते थे कि उसमें जो सजीवता है, उसके लिवलीनेस है, वो ख़त्म हो जाता था और उसमें आर्टिफिशियलनेस आ जाता था। ये पटना पेंटिंग, जैसा मैंने आपको ऊपर 3-4 पेंटिंग दिखाया, उसमें उस पेंटिंग को देख करके आपके दिमाग में ही मतलब कि एक आता होगा कि एक सजीव मतलब जो हमारा समाज था, वो समाज का रियल चीज़ों को दिखाया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि यह मोर क्वालिटेटिव था और मोर लिवलीनेस था, मतलब कि ज़्यादा सजीव था। तो इन 3 मतलब कि मुद्दों पर आप पटना पेंटिंग को मुगल पेंटिंग से अलग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नेक्स्ट है फीचर नंबर 6, सिलेक्शन ऑफ कलर एंड ब्रशेस। ठीक है, पटना पेंटिंग अपने आप में सिलेक्शन ऑफ कलर्स यानी रंगों के चुनाव में और जो ब्रश होते हैं उनके चुनाव में भी अलग था। देखिए पटना कलम में मेनली जो कलर जो यूज हुए वो नेचुरल कलर यूज हुए हैं, और आखिर उस वक्त के जो पेंटर्स थे वो कलर लाते कहाँ से थे उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए यूज नेचुरल कलर यानी कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ था। रेड लाते थे कलर, वो लाह से लाते थे। ब्लू है जो इंडिगो, जो नील की खेती उस वक्त होती थी, उससे ब्लू कलर ये लोग प्राप्त करते
थे। वाइट है जो स्पेशल टाइप ऑफ क्ले, एक मिट्टी होती है स्पेशल टाइप की, उससे वो वाइट रंग प्राप्त करते थे। इसके बाद फ्रेंड्स जो ब्लैक है वह काजल से प्राप्त करते थे, स्मोक ब्लैक से ब्लैक कलर प्राप्त करते थे। जबकि स्काई ब्लू है जो एक लेजुली स्टोन होता है, लेजुली नामक एक पत्थर होता है, उससे है जो वह स्काई ब्लू कलर को प्राप्त करते थे। तो आप देख सकते हैं कि पटना कलम में कौन कौन से कलर का यूज हुआ है और वह कलर है जो कहाँ से प्राप्त किया जाता था, कैसे प्राप्त किया जाता था, वही चीज़ मैंने आपको बता दी है। यानी हर एंगल में खास है। पहली बात तो खास ये है कि इसमें नेचुरल कलर का यूज हुआ है, दूसरा वो कलर कैसे प्राप्त किया जाता था उस रूप में भी खास है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसमें कि ब्रश के बारे में, क्योंकि मैंने सिलेक्शन ऑफ कलर एंड ब्रशेस दोनों किया हुआ है। देखिए ब्रश तो मैं बता देता हूँ कि जो ब्रश था वह है जो डोमेस्टिक एनिमल जैसे बफेलो, गोट्स, भैंस होती थी, बकरियां होती थी, उनके जो बाल होते थे उनसे ब्रश बनाया जाता था। अब देखिए ब्रश में भी इसकी दो खासियत थी, एक होता था क्वांटिटेटिव वर्क, मतलब कि बहुत बड़ी मात्रा में काम करना है तो उसके लिए कौन सा ब्रश यूज करना है, एक फाइन वर्क जो मतलब कि क्वालिटी वर्क करना है उसके लिए कौन सा ब्रश यूज करना होता था। तो फॉर क्वांटिटेटिव वर्क है जो मेनली बफेलो का जो होता था, उसका हेयर, उसके बाल होते थे, उसके दो बाल को ओनली टू वॉल मत बोलिए हेयर्स, ओनली टू हेयर्स, दो हेयर्स का इन लोग यूज करके क्वांटिटेटिव वर्क करते थे पटना पेंटिंग्स में। जबकि फ्रेंड्स हम बात करें कि जहाँ पे फाइन वर्क आता था या फिर क्वालिटी वर्क आता था तो वहाँ पे गिलहरी जो होती है, स्क्यूरल होती है, तो स्क्यूरल की जो पूँछ होती है उसके पूँछ से जो है हेयर को निकाल करके वो लोग ब्रश बनाते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। तो आप बोल सकते हैं कि पटना कलम सिलेक्शन ऑफ कलर एंड ब्रशेस, सिलेक्शन ऑफ ब्रशेस में भी खास था। चलिए तो मैंने आपको फीचर ऑफ पटना पेंटिंग करा दिया फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स, ये पटना कलम के कुछ महत्वपूर्ण चित्र। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चित्र है वह है ट्रेडिशनल मुस्लिम मैरिज और निकाह, मतलब फोटो बनाया गया है उसमें दिखाया गया है कि कैसे है जो मुस्लिमों में जो निकाह का प्रोसेस था, मतलब वह ट्रेडिशनल मेथड क्या था, उस एक चित्र को उकेरा गया है, बनाया गया है, जो कि बनाया गया था शिवलाल जी के द्वारा। देखिए इसको याद करने का तरीका आप ऐसे याद कर सकते हैं, इवन हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई, यानी सबके द्वारा शिव जी को, मतलब उनके दिल में शिव जी के लिए एक अलग स्थान है, क्योंकि शिव सिर्फ हिंदू के नहीं बल्कि एज ए, मतलब बस आप याद कर सकते हैं ऐसे कि शिव भगवान है जो सबके भगवान है, ऐसे याद कर लीजिए, हिंदू मुस्लिम दोनों के भगवान हैं। तो मुस्लिम मैरिज का भी फोटो किसने बनाया था, तो शिव लाल जी ने बनाया था। उसके बाद बेगम इंडल्ज इन वाइन, एक महिला है जो शराब में डूबी हुई है, इंडल्ज है। तो आप जान लीजिए कि इसका आप जो फोटो बनाए थे यमुना प्रसाद बनाए थे, फोटो नहीं बोलिए पेंटिंग बोलिए, इसका जो पेंटिंग जो बनाए थे वह यमुना प्रसाद बनाए थे। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि एक महिला थी जो शराब में डूबी हुई थी, या फिर यमुना नदी में शराब पीकर डूबी हुई थी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। एक महिला थी यमुना नदी में शराब पीकर के डूबी हुई थी, तो वुमेन इंडल्ज इन वाइन है जो बनाया गया था यमुना प्रसाद के द्वारा। और ट्रेडिशनल मुस्लिम मैरिज और निकाह है जो पेंटिंग बनाया गया था वह शिव जी के द्वारा बनाया गया था, शिवलाल जी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वीन एज बिरहनी। देखिए बिरहनी का क्या अर्थ होता है, यानी बिरहनी का अर्थ होता है कि कोई महिला का शादी हो गया और उसका हस्बैंड है जो माइग्रेट कर गया है दूसरी जगह, जॉब के लिए चला गया हो या पढ़ाई के लिए चला गया हो, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों में ऐसे लोग होंगे जिनकी शादी हो गई होगी और अपने घर परिवार को छोड़ करके इवन पटना, दिल्ली या फिर अपने लोकल टाउन्स में आ गए होंगे पढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो स्त्री का जो सीन होता है वो बिरहनी के रूप में होता है। तो आप इसको जोड़ सकते हैं भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण कहीं ना कहीं जो गोपियाँ थी वह एक बिरहनी की ज़िंदगी जी ली, फिर उससे मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा उसके पास नहीं गए। तो क्वीन एज बिरहनी किसके द्वारा फोटो बनाया गया था, माधव लाल के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स हिंदू मुस्लिम फेस्टिवल, देखिए हिंदू मुस्लिम फेस्टिवल का भी फोटो मतलब पेंटिंग का चित्रण हुआ है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हिंदू के पर्व फेस्टिवल्स जैसे होली, दिवाली का पेंटिंग्स बनाए गए हैं, मुस्लिम का जो फेस्टिवल है जैसे ईद उसका भी पेंटिंग बनाया गया है। तो किसके द्वारा बनाया गया है, देखिए फेस्टिवल में क्या होता है, हर्षो उल्लास होता है।
तो हर्षो उल्लास यानी हुल्लास लाल, फेस्टिवल में क्या होता है, हर्षो उल्लास होता है, तो हुल्लास लाल आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कुछ महत्वपूर्ण पेंटिंग और उसके पेंटर्स। देखिए आपको प्रश्न में पूछे या नहीं पूछे, ये चीज़ का आप इसको आप इंक्लूड करते हैं प्रश्न में तो आपके मार्क्स अच्छे हो जाते हैं, और यही आपको मार्क्स +2 करा देंगे बाकी लोगों से, नॉर्मल लोगों से। ठीक है फ्रेंड्स, 2 नंबर यदि आपको सोच लिए कि एक क्वेश्चन में आपको +2 मिल जाती है, तो हिस्ट्री के यदि तीनों क्वेश्चन में यदि +2 मिल गया तो 6 नंबर आप आगे हो जाइएगा और आपका रैंक ड्रेस्टिकली ऊपर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अब हम लोग यूजफुलनेस। देखिए कहीं ना कहीं अब इसको वर्तमान से जोड़ करके देखना है कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि पटना कलम का उपयोगिता उस वक्त क्या था जिस वक्त पटना कलम फ्लोरिस्ट हुआ था, फला फूला था। ठीक है फ्रेंड, तो उस वक्त सबसे पहले जो मेन इसका यूजफुलनेस था कि जो पेंटर्स थे उनका सोर्स ऑफ इनकम था, यानी कि जीवन जीने का मतलब कि जीविकोपार्जन का एक तरीका था। ठीक है, पटना कलम इसका यह उपयोगिता है। सेकंड जो इम्पोर्टेंस है, डेकोरेशन ऑफ हाउसेस एंड सिटी। लोग पटना पेंटिंग खरीद लेते थे उस वक्त और उसका सजाने के लिए, जैसे घर को सजाने के लिए या फिर सिटी को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि सारा पटना का जो सिटी है वह मधुबनी पेंटिंग से सजा दिया गया है। तो उस वक्त भी पटना पेंटिंग का यूज लोग घरों में करते थे और कुछ अपने लोकल सिटी में भी इसका इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसका उपयोगिता पटना कलम का इस सेंस में भी है कि टेल अबाउट द सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस एट दैट टाइम, मतलब उस समय का सामाजिक सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस के बारे में भी बताता है। जैसे देखिए हम देख सकते हैं कि उस वक्त भी होली मनाई जाती थी, ईद मनाई जाती थी और दिवाली मनाई जाती थी, यानी उस वक्त भी सामाजिक सौहार्द का जीवन यानी कॉम्युनल हार्मोनी वहाँ पे ये चीज़ बताता है कि हमारा समाज बहुत पहले से ही, एंशिएंट टाइम से ही कॉम्युनल हार्मोनी को फॉलो करते आया है, जो कि आप देख सकते हैं कि 18वीं से 20वीं शताब्दी में भी इसका आपको उदाहरण मिलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इम्प्रूव टूरिज्म। अब इसका उपयोगिता वर्तमान से इसमें है कि यह कहीं ना कहीं जैसे बिहार म्यूजियम में पटना पेंटिंग्स को रखा गया है, प्रिजर्व किया गया है, तो इसका एक कहीं ना कहीं एक एंगल है रखने का कि यह टूरिज्म को बढ़ावा देता है। तो इसका उपयोगिता वर्तमान में टूरिज्म बढ़ाने के लिए भी है, और यह है जो कहीं ना कहीं पटना कलम है जो इन्हेंसिंग कल्चर एंड आर्ट्स ऑफ इंडिया, जो हमारा कल्चर एंड आर्ट्स ऑफ इंडिया का इतिहास है उसमें इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, और इसको इन्हेंस करने में भी इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप ऐसे लिख करके इसका उपयोगिता बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कि इसका डिक्लाइन का क्या कारण था, आखिर पटना कलम का अवसान हुआ वो क्यों हुआ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि पटना कलम की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 20वीं शताब्दी के मध्य तक रहा। अब आप देख सकते हैं 20वीं शताब्दी के मध्य का, यानी आप इन द सेंस इसका फर्स्ट क्वार्टर लीजिए, 1920 के आसपास का आप समय लीजिए। उस वक्त क्या था, उस वक्त सबसे पहले तो इंडिया में भीषण प्लेग आया था, स्पेनिश फ्लू। तो स्पेनिश फ्लू कहीं ना कहीं इसमें इंडिया से ही लगभग 2 करोड़ लोग मरे थे स्पेनिश फ्लू से। तो यह 1919 के आसपास आया था, तो इसके कारण भी है इसका महत्वपूर्ण फैक्टर इसके अवसान होने का। साथ ही साथ उसी वक्त ड्राउट भी आ गया था। अब आप देखिए, भीषण अकाल, सीवियर ड्राउट, प्लेग तो आया ही आया था, प्लेग से लोग परेशान तो थे ही, और ड्राउट भी आ गया, और ऑपरेसिव बिहेवियर ऑफ ब्रिटिशर्स। ये 3 कारण हैं जो कुमुलेटिव, यानी कि ये तीनों है जो कहीं ना कहीं पटना कलम के डिक्लाइन का एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि कोई किसान पेंटिंग्स कब खरीदेगा, पेंटिंग्स तभी खरीदेंगे जब उनके पास सरप्लस अनाज हो, उस अनाज को बेच करके। अब ड्राउट के सीन में क्या होगा कि उनके पास न खुद खाने के लिए अनाज है, तो क्या पेंटिंग तो वो खरीद नहीं सकते। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पटना कलम के डिक्लाइनेशन पे पड़ा। नेक्स्ट है इसका कारण, नेशनल मूवमेंट वाज ऑन द पीक। देखिए उस वक्त कहीं ना कहीं जो नेशनल मूवमेंट था, राष्ट्रीय आंदोलन था, पीक पे था, तो लोगों का कला के प्रति जो झुकाव था वो उतना ज़्यादा नहीं था। देखिए कला, आर्ट, ये सब का झुकाव जो होता है वह होता है कब, जब आप एक स्टेबल ज़िंदगी जीने लगिएगा, उसके बाद आपके पास समय रहेगा तो आप इन चीज़ों को कीजिएगा। लेकिन लोगों के पास तो दिन में लोग किसानी करते थे, और दिन के बाद जो भी दोपहर के बाद जो समय बचते थे उनमें नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे, तो उनके पास ज़्यादा कुछ कला के लिए समय नहीं था, इसके बढ़ावा देने के लिए समय नहीं था। तो ये भी एक इसका महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पेंटर्स स्विच्ड इन
फार्मिंग एंड अदर एक्टिविटी। देखिए अब देखिए मैंने आपको बताया कि डाउट आया, किसान है जो पेंटिंग नहीं खरीद रहा है, तो आखिर जो पेंटर जो पेंटिंग बनाते थे उनको भी तो उनका तो सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं उनका पेंटिंग जो बिकता था वही था, तो उनका पेंटिंग तो बिक नहीं रहा था। इसका मतलब क्लियर था फ्रेंड्स कि अब उन्हें खाने पीने के लिए अब जो पेंटिंग वाला जो उनका प्रोफेशन था उनसे उसको स्विच करना पड़ा और वो लोग भी फार्मिंग करने लगे या फिर अदर एक्टिविटी जैसे आर्टिजन वर्क, मतलब कि जो बुनकर वाला काम होता है वो करने लगे। तो ये 3 जो कारण है मैंने आपको बताया, यही 3 कारण है जो पटना कलम के अवसान के प्रमुख कारण हैं फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट रिसेंट में क्या किया है। आखिर गवर्नमेंट को भी तो एक कर्तव्य जाता है कि जो मेरा पटना कलम का जो ग्लिम्स है उसको वर्तमान में भी उसको बरकरार रखना है, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, स्टूडेंट को इस बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए पटना कलम के ग्लिम्स को बरकरार रखने के लिए सबसे पहले जो बिहार सरकार जो स्टेप लिया है वह स्टेप है कि जो पटना कलम की जो पेंटिंग है उसका जो बिहार की गवर्नमेंट कैलेंडर जो रिलीज होती है उसमें कैलेंडर में पटना कलम, जैसे आप देखते होंगे कैलेंडर में बहुत सारे पेंटिंग्स भी होते हैं, तो पेंटिंग्स जो है तो बिहार सरकार के द्वारा इंक्लूड किया गया वो पटना पेंटिंग्स के जो पेंटिंग्स को यूज किया गया है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को तो ये तो पता चलेगा कि आखिर जो पेंटिंग मेरे कैलेंडर में वो किस चीज़ का पेंटिंग है, यानी इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो इसके बढ़ावे के लिए क्या किया है, तो बिहार सरकार ने अपने सरकारी कैलेंडर में पटना पेंटिंग्स को जगह दिया है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, पटना कलम इंक्लूडेड इन स्कूल सिलेबस। देखिए पटना कलम को स्कूल सिलेबस में इंक्लूडेड किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं कि बीपीएससी के सिलेबस में पटना कलम को इंक्लूड किया गया है। तो कहीं ना कहीं पटना कलम के बारे में बढ़ावा ही इसको देना कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पटना पेंटिंग्स आर प्रिजर्व्ड इन बिहार म्यूजियम। जो बिहार सरकार के द्वारा बिहार म्यूजियम जो बनाई गई है उसमें पटना कलम को भी प्रिजर्व किया गया है, जो कि क्या करता है, प्रमोट आर्ट लवर, जो आर्ट लवर है उसको प्रमोट करता है। जैसे देखिए जो अब मान लीजिए जो आर्ट लवर नहीं भी थे, अब जाकर के उस पेंटिंग को देखेंगे उनमें कुछ ऐसा उनको कुछ दिख जाए जिससे वो आर्ट के प्रति क्या उनके प्रति उनका इंक्लाइनेशन हो जाए, झुकाव हो जाए, तो उनके लिए भी ऐसा कुछ किया गया है। ये सारी स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंक्लूजन, जो कि हमारा आज का लास्ट स्लाइड है कंक्लूजन। इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे भी बात करेंगे, जैसे अभी मैं पटना कलम पढ़ाया हूँ, फिर मैं पाला आर्ट पढ़ा दूंगा, इसके बाद मौर्यन आर्ट भी पढ़ा दूंगा, इसके बाद हम हैं जो मधुबनी पेंटिंग्स भी पढ़ा देंगे आपको। तो इन सारे जो आर्ट एंड कल्चर हैं उन सारे चीज़ों को मैं कवर यहाँ पे करा दूंगा। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में देखेंगे कि ग्लिम्स ऑफ पटना पेंटिंग आर इनफ टू अंडरस्टैंड द 18th to 20th सेंचुरी पटना, यानी कि जो 18वीं से 20वीं शताब्दी तक का जो पटना शहर था उसके ग्लिम्स को समझने में पटना पेंटिंग मदद करता है। ठीक है, आप ऐसा लिख दीजिए। इसके बाद लिख दीजिए मेकिंग फील प्राउड ऑफ बिहार आर्ट एंड पेंटिंग। और ये जो पटना पेंटिंग है वह बिहार के आर्ट को बढ़ावा देने में मदद किया, साथ साथ यह हमें गौरवान्वित भी करता है। बिहार के आर्ट को पटना कलम गौरवान्वित भी करता है, ऐसा आप लिख दीजिएगा। तो आपका एक कंक्लूजन वाला भी पार्ट कवर हो गया। तो मैंने यहाँ पे सारे फैक्ट को कवर करा दिए हैं, तो यह अपने आप में पूरा क्वेश्चंस है। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, यदि इतने फैक्ट्स आपके क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और इसे लिखने का प्रयास भी कीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। उससे आपको क्या होगा कि वहाँ पे आपको पीपीटी आसानी से मिल जाएगी, या कुछ अन्य जो भी मैं पीडीएफ डालता हूँ बीपीएससी से रिलेटेड या अदर एग्जाम से रिलेटेड आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दूंगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए, और साथ ही साथ ये आप बताना मत भूलिएगा कि यह जो पटना कलम मैंने आपको बताया कैसा लगा आपको। चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।